हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आर्य सफलता सीरीज 2023 हमने बेहद ही शानदार टेस्ट सीरीज आरएस प्री एग्जाम के लिए प्री एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाओ। सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन है मुलान एकेडमी से इंस्टॉल करो। उसके बाद में जो आर्य सफलता सीरीज टेस्ट सीरीज है उसमें इनरोल करो। कॉस्ट ओनली 100 रुपीज़। बाकी हम ये जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसी कड़ी में चौथा टेस्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 3। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी बाकी 3 कथन तो सत्य है लेकिन एक कथन है वो सत्य नहीं है। पहला है 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा कथन है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो देखो ये तो बेहद ही गलत कथन है क्योंकि वो तो सुधारवादी नेता थे, तो समर्थक कैसे हो सकते हैं कुरीतियों के। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। अगला कथन, वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तो देखो 1875 में की गई और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई आर्य समाज की स्थापना, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और चौथा कथन है वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, तो ये कथन भी सत्य है। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में निर्मित किया गया था। तो इस प्रकार हमारा जो असत्य कथन वो आइडेंटिफाई करना था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो भारत में बात करते हैं सुधारवादी आंदोलन के प्रवर्तक, यानी सुधारवादी जो आंदोलन शुरू हुए उसके प्रवर्तक ही यानी उसकी शुरुआत करने वाला ही राजा राम मोहन राय साहब थे। और इनका जन्म कब हुआ, तो 1772 में। कहाँ पे, तो बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक बेहद ही शानदार किताब लिखी थी। किताब का नाम है तोहफात उल मुहाविदीन। कब लिखी, 1809 में। और इस किताब की लैंग्वेज कैसी है, यानी कौन सी भाषा में किताब लिखी गई, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो प्रश्न ये बनता है कि तोहफात उल मुहाविदीन जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब लिखी गई, 1809 में लिखी गई। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय साहब ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसका मतलब एकेश्वरवाद को इन्होंने सब धर्मों का मूल बताया। अब इन्होंने कुछ संस्थाओं की स्थापना करी जिसमें देखो आत्मीय सभा। प्रश्न आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी, तो हमारा उत्तर क्या होगा, राजा राम मोहन राय साहब ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी राजा राम मोहन राय साहब ने करी। कब करी, 1816 में। कब करी, 1816 में करी। और इन्हीं के प्रयासों से जब बेंटिंग साहब ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद ही बेंटिंग साहब ने इस पे रोक लगाई थी। यानी बेंटिंग साहब को सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मोटिवेट किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय साहब ही थे। राजा राम मोहन राय साहब ने कुछ अखबार भी निकाले जिसमें प्रमुख की बात करते हो संवाद कौमुदी। क्या नाम है, संवाद कौमुदी। और एक है मिरातुल अखबार। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि मिरातुल अखबार किसने जारी किया, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो हमारा उत्तर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय से संबंधित जो अखबार है एक तो है संवाद कौमुदी और दूसरा है मिरातुल अखबार। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1816 में करी। और तोहफात उल मुहाविदीन है ये फारसी भाषा की पुस्तक है जिसकी रचना राजा राम मोहन राय साहब ने करी 1809 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, यानी कौन से वो क्रांतिकारी है जो 1912 में होर्डिंग बम कांड हुआ था उसमें शामिल नहीं है। मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोहरा, बाल मुकुंद या अवध बिहारी, तो इसका आंसर होगा भगवती चरण बोहरा। ये होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। इसका मतलब मास्टर अमीरचंद थे, भाई बाल मुकुंद भी थे और अवध बिहारी भी होर्डिंग बम कांड से संबंध रखते हैं। तो देखो होर्डिंग बम कांड हुआ कब, क्यों हुआ। पहले अंग्रेजों की कैपिटल थी वो कलकत्ता थी, बाद में अंग्रेज कैपिटल को कहाँ ले आए, दिल्ली। अब दिल्ली जब परिवर्तित कर रहे थे
उस समय उन्होंने एक जुलूस निकाला और उसी जुलूस में एक बम फेंका गया जिसे होर्डिंग बम कांड के नाम से इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। कब की घटना है? तो 23 दिसंबर 1912, 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन, जब लॉर्ड होर्डिंग ब्रिटेन के शाही राजवंश और अपने परिवार के साथ एक भव्य समारोह के बीच दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और उसी समय जुलूस पे बम फेंक दिया। और इससे क्या हुआ? मर गया वो? नहीं, वो घायल हुआ। अब देखो ये बम फेंका किसके द्वारा गया, यानी बम किसके हाथ में था? तो एक है बसंत विश्वास, एक मनमथ नाथ, ये दोनों साथ में थे बम फेंकने में। क्या क्या नाम है? बसंत विश्वास और मनमथ नाथ। अब देखो, अब इसके बाद अब इसमें इस षड्यंत्र के सूत्रधार कौन थे? जो मेन बंदा था, जो मास्टरमाइंड था कहते, जिसे हम कहते हैं, वो थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। और इसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। अब जो होर्डिंग बम कांड हुआ ना, इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली षड्यंत्र। अब इसमें जो गिरफ्तार किए गए वो कौन कौन से थे और जिनको फांसी दी गई? एक तो बसंत विश्वास को फांसी दी गई, एक बाल मुकुंद को फांसी दी गई, एक अवध बिहारी को फांसी दी गई और मास्टर अमीरचंद को इस मामले में फांसी दी गई। किस किस को दी? तो हमारे प्रश्न में आया संबंधित थे, और तो कैसे संबंधित हो गए? उनको तो इस मामले में फांसी पे चढ़ा दिया गया, मास्टर अमीरचंद को, भाई बाल मुकुंद को, अवध बिहारी को। ठीक है, तो इसका मतलब भगवती चरण बोहरा इससे संबंधित नहीं है। अब इससे संबंधित थे कौन? रास बिहारी बोस। लेकिन ये अलग ही खिलाड़ी थे, ये अंग्रेजों के हाथ आने वाले नहीं थे। इन्होंने दिमाग लगाया और वहां से कहां चले गए? जापान। अब जापान जाके उन्होंने ऐसा नहीं कि वो रेस्ट करने शुरू कर दी, उन्होंने वहां जाके भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को विराम नहीं दिया। और 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। तो प्रश्न क्या बनता है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? हमारा उत्तर होगा रास बिहारी बोस। और दूसरा प्रश्न कब किया गया? 1942 में, यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी साल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का भी गठन हुआ था। अब देखो, आजाद हिंद फौज, हम कहते हैं कि स्थापना सुभाष चंद्र बोस साहब ने करी थी, लेकिन इसमें जो प्रमुख योगदान था वो रास बिहारी बोस का था। किसका था? रास बिहारी बोस का इसमें योगदान था। तो प्रश्न में क्या क्या बातें हम निकाल के ला सकते हैं? होर्डिंग बम कांड, जिसे हम दिल्ली षड्यंत्र भी कहते हैं, मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस। कब? 23 दिसंबर 1912, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, अब होर्डिंग को बम पकड़ा दिया, बोले ये बेटा खा ले। उसके बाद में इसमें फांसी लगी किस किस को? बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीरचंद। हमारे प्रश्न में जो पॉइंट दे रखे थे वो तीनों इसमें आते हैं, लेकिन भगवती चरण बोहरा का इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। बम फेंका किसने? तो बसंत विश्वास और मनमथ नाथ ने यह बम फेंका था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था? असहयोग, भारत छोड़ो, मजदूर और किसान और सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी ऐसा आंदोलन जिसमें जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो ऐसा आंदोलन, उसे क्या कह सकते हैं? जिसे जन आंदोलन कह सकते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? 1942 में। कब हुआ? 1942 में। अब देखो, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे ही आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 बंबई का एक स्थान है, मैदान है ग्वालियर टैंक मैदान। वहां पे एक सभा, वार्षिक बैठक, किसकी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। पूरे मतलब सारे आम सभा थी वो, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो प्रश्न बनता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का बैठक हो रही थी, उसकी अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हमारा आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कर रहे थे। और लंबे समय तक, जब भारत आजाद हो उस समय तक वो लगातार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते रहे, यानी 42 से लेके 47 तक कौन अध्यक्ष रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगातार इतने लंबे समय तक रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ही थे। अब कहां पे हुआ? ग्वालियर टैंक में अधिवेशन हुआ। और कब हुआ? 8 अगस्त। डेट याद रखनी है। कहां पे है? ग्वालियर टैंक, मुंबई में। ये बातें आपको वैसे ही पता है। अब बैठक में क्या किया गया? अब देखो, कांग्रेस की जो कार्य समिति होती है ना, उसकी बैठक में पहले ही प्रस्ताव पास हो गया था भारत छोड़ो के संबंध में। कब? 14 जुलाई 1942। कार्य समिति का मतलब क्या होता है? यानी अब तो बड़ा जैसा कोई सम्मेलन हो रहा है,
लेकिन उस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो जिस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग होती है, जिस प्रकार से संसद सदन होता है, वो अलग अलग बातें हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से कार्य समिति की बैठक और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन मान सकते हो। अब ये बैठक 14 जुलाई 1942 को हुई। अब यह प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब इसी प्रस्ताव को बड़े लेवल पे सहमति दी गई 8 अगस्त 1942 को। और इसी सम्मेलन में गांधी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं। क्या मंत्र देता हूं? या तो करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब है या तो भारत को आजाद कराओ या इस कोशिश में अपनी जान दे दो। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा? जब बंबई अधिवेशन ग्वालियर टैंक में हो रहा था कांग्रेस का, अगस्त 1942 में। तब उन्होंने, गांधी जी ने यह वक्तव्य दिया था और ये काफी चर्चा में रहा। और इसका प्रभाव क्या रहा कि ये अब तक के सबसे बड़े जन आंदोलन में से एक था, यानी सबसे बड़ा जन आंदोलन कह सकते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इतना बड़ा बना, क्या कारण था, ये बातें समझते हैं। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन वैसे तो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध था। भारत एक देश और उस पर विदेशियों का शासन कौन स्वीकार करता है? अब द्वितीय विश्व युद्ध, अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि इस बात को और अधिक तीव्र कर दिया गया। दूसरा, ब्रिटेन लगातार हार रहा था, जापान जीत रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि भारत, जापान ने देखो चाइना पे कब्जा कर ही लिया था, चाइना जापान के कब्जे में था। अब जो बड़े नेता थे उनको लगता था कि कल को जापान भारत में भी आ जाएगा, तो ये खतरा भी था। तीसरा, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता ने, अगस्त प्रस्ताव 1914, क्रिप्स मिशन, उसने ये तय कर दिया कि अंग्रेज युद्ध के दौरान या उसके बाद कोई भी रियासत देने को तैयार नहीं है, यानी भारत को मतलब स्वतंत्र करने के लिए सहमत नहीं है। ये बात भी स्पष्ट होगी। अब कुछ ऐसी बातें हो गई जैसे खाद्यान्न संकट हो गया, भूखी जनता लड़ेगी नहीं तो क्या करेगी, और इससे महंगाई बढ़ गई तो जनता में असंतोष की वृद्धि कर दी, तो सरकार के विरुद्ध असंतोष होगा तो आंदोलन तो होंगे। फिर अब देखो, जो बड़ा आंदोलन पिछला हुआ था वो 1930 में हुआ। अब 12 साल हो गए उन बातों को, कोई बड़ा आंदोलन हुए। अब लोग भरे पड़े थे तो उनको कुछ ना कुछ चुल तो चाहिए ना बंदे को, तो उन्होंने बाद में, एक साथ बाद में उनके अंदर से गुबार जो भरा हुआ था वो 1942 में बाहर आया। और इस प्रकार ये आंदोलन विकराल रूप लेते हुए अंग्रेजों की, क्या कहते हैं, यहां से भगाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। अगले प्रश्न में चलते हैं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। अब प्रश्न यह है कि कब हुआ? तो 1973 में। अब इसमें किस बात को मजबूत करने की मांग की गई थी? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, इसमें किस बात को मजबूत करने की मांग की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्षेत्रीय स्वायत्तता। यानी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में क्षेत्रीय स्वायत्तता को मजबूत करने की मांग की गई थी। ठीक है, और किसने चलाया था? तो जो शिरोमणि अकाली दल है, जो पंजाब में एक प्रमुख राजनीतिक दल है, इसके द्वारा इसे चलाया गया था। इतना याद रखो, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 क्षेत्रीय स्वायत्तता से संबंधित था और शिरोमणि अकाली दल ने इसको लीड किया था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ही भारत की पहली संसद यानी विधायिका बन गई, यानी स्वतंत्र हो गया भारत 15 अगस्त 1947 को। अब क्या हुआ? हमारी जो संविधान सभा तो बनी हुई थी, अब ये ही विधायिका के तौर पे कार्य करने लगी। लेकिन जब ये संविधान सभा के रूप में बैठती, संविधान संबंधी निर्णय लेने होते, तब तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये विधायिका के तौर पे, यानी संसद के तौर पे जब ये सदन बुलाया जाता, यानी सदस्य वही, बंदे सारे वही आ रहे हैं, है ना, लेकिन ये विधायिका के तौर पे कार्य करती, तब उस समय विधायिका के यानी संसद का अध्यक्ष कौन, किसे माना गया, बनाया गया? तो ये थे जीवी मावलंकर साहब। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। ये जब संविधान सभा के लोग विधायिका के तौर पे बैठते तब उसकी अध्यक्षता करते, लेकिन जब संविधान सभा के रूप में बैठते तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर संविधान सभा की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर शशिधरन सिन्हा। इसके बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया। इसके बाद में अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा
और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1942 को पंडित नेहरू ने रखा था, ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। प्रश्न ये बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब, तो 13 दिसंबर को, लेकिन उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके जो संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, है ना, ये इसमें परिवर्तित हुआ। और इससे प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में संविधान का दर्शन दिखता है। उसमें किस मतलब हमारा संविधान कैसा होगा, इसमें क्या क्या बातें होगी, उसमें समानता की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, भाईचारे की बात होगी। ये हम प्रस्तावना पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। यानी कोई भी ऐसी कोई बात संविधान में उल्लेखित नहीं है जो किसी प्रकार के भेदभाव को बढ़ाने वाली हो। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ही भारत की पहली संसद बन गई थी। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। विधायिका के तौर पर यह कार्य करती थी। जब इसकी अध्यक्षता करते राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के तौर पे कार्य करती, और विधायिका के तौर पे कार्य करती तो जी मावलंकर साहब इसकी अध्यक्षता करते। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। तो संविधान सभा ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, लेकिन राजेंद्र प्रसाद साहब को राष्ट्रपति कब बना दिया गया, 24 जनवरी को बना दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहला वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना कहां पे की गई। हम बात कर रहे हैं चीनी संयंत्र की स्थापना, लेकिन वो किस प्रक्रिया पे बेस होगा, वैक्यूम पेन प्रक्रिया पे। तो इस प्रकार के चीनी संयंत्र की स्थापना कहां पे की गई, तो देखो ये की गई थी मारोहरा। कहां पे, मारोहरा। और मारोहरा कहां पे, ये है बिहार में। कब, तो बहुत पुरानी बात है, वंस अपॉन अ टाइम 1904 में। कब, वंस अपॉन अ टाइम इन 1904, 1904 में एक वैक्यूम पेन प्रक्रिया पर आधारित चीनी माने शुगर, है ना, मीठी मीठी, उसका संयंत्र स्थापित किया गया था 1904 के बिहार के मारोहरा में। अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जो रोजगार प्रोवाइड करवाता है, तो वो है वस्त्र उद्योग। लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो है अपना चीनी उद्योग। ठीक है, और चीनी उद्योग का नाम आएगा तो वहां पे एक शब्द और आएगा, वो है गन्ना, सुगर केन। ठीक है, अब देखो भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पे होता है, तो बाबा की नगरी यानी यूपी में। यानी जो बाबा है हमारे योगी आदित्यनाथ, उनका जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, अभी गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन अगर मात्रा में करते हैं तब तो उत्तर प्रदेश में हो गया, लेकिन बात करते हैं कि एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गन्ना कहां उत्पादित होता है, तो एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गन्ना तमिलनाडु में उत्पादित होता है। कहां पे, तमिलनाडु में। लेकिन अब देखो बहुत सारे लेकिन है, सर्वाधिक चीनी के कारखाने कहां पे हैं, तो सर्वाधिक चीनी के कारखाने महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में, एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा गन्ना तमिलनाडु में होता है, सर्वाधिक चीनी के कारखाने महाराष्ट्र में है। अगर बात करें गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु कैसी है, तो ये शुष्क जलवायु या रेगिस्तान वाली तो होनी नहीं है। गन्ने को चाहिए भाई साहब थोक में पानी, तो ये उत्तरी भारत में तो कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको साउदर्न इंडिया में, दक्षिणी भारत में। अब हमने बात करी कि भाई दुनिया राजस्थान इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन सबसे उत्तर प्रदेश में, लेकिन चीनी उत्पादन अपना महाराष्ट्र में हो रहा है। चीनी उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन कारखाने महाराष्ट्र में है। लेकिन दुनिया के मामले में सबसे ज्यादा चीनी कहां उत्पादित की जा रही है, तो देखो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादित करता है ब्राजील, और दूसरे नंबर पे आता है अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। वैसे ये याद रखने में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान और स्पष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है, यानी एस्चुरी पर स्थित है, डेल्टा पे नहीं है, एस्चुरी पे है। तो तूतीकोरन,
मोरमुगाओ, कांडला या फिर कोलकाता हल्दिया। तो देखो कोलकाता हल्दिया तो कहाँ पे है, ये तो डेल्टा पे है ना गंगा। अब एस्टुरी इधर जो पश्चिम की ओर बहती है जो नदियाँ, नर्मदा ताप्ती नदियाँ, ये एस्टुरी बनाती है। अब इसके अलावा एक मांडवी नदी है वो भी एस्टुरी बनाती है, जुआरी नदी भी एस्टुरी बनाती है। तो इसके बारे में बात करते हैं तो जो मोरमुगाओ बंदरगाह है ना, मोरमुगाओ बंदरगाह, ये ज्वार नदमुख पे स्थित है, यानी एस्टुरी पे स्थित है। कहाँ पे है मोरमुगाओ, तो ये है भारत के सबसे छोटे राज्य यानी गोवा, गोवा में है मोरमुगाओ बंदरगाह। आप में से बहुत सारे जो हमारे नवयुवक है उनका सपना है कि जल्द से नौकरी लग जाए, अच्छी सैलरी हो, उसके बाद में गोवा भ्रमण हो जाए, है ना। तो आप कभी जाओगे गोवा तो फिर मोरमुगाओ बंदरगाह भी जाके आना, वहाँ पे आपको ज्वार नदमुख पे स्थित बंदरगाह मिलेगा जो मोरमुगाओ बंदरगाह यानी एस्चुरी पे निर्मित बंदरगाह। अब ये जो मोरमुगाओ बंदरगाह है ये कौन सी नदी के मुहाने पे, तो जुआरी नदी के मुहाने पे, ठीक है। अब इसके बारे में अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं चलते हैं क्योंकि जो फैक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांश से विस्तार, तो देखो राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में, क्लियर है। तो जो भी होगा उत्तरी से उत्तरी और पूर्वी से पूर्वी में होगा। तो अक्षांश विस्तार की बात करें तो उत्तरी होगा। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य अपना राजस्थान, अपना वीरभूम राजस्थान अवस्थित है। कहाँ, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। अब देशांतरों की बात करते हैं तो ये 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूरी देशांतरों के मध्य अवस्थित है। देशांतर 69 30 से 78 17, अक्षांश 23 3 से 30 12, ठीक है। अब देखते हैं कि 23 3 से 30 12 तो कितना अक्षांश से विस्तार है, तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से विस्तार है। देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 30 से 78 17 निकालते हैं तो 8 डिग्री 47 पूरी देशांतर, यानी इतना देशांतरीय विस्तार है। अगर बात करें राजस्थान की तो ये अपना प्यारा राजस्थान, और ये यहां से निकलती है कर्क रेखा। तो कौन से दो जिलों को टच करती है, तो अपना डूंगरपुर, अपना बांसवाड़ा, बहुत ही प्यारे जो हमारे जिले हैं साउदर्न राजस्थान के, वहां से गुजरती है अपनी कर्क रेखा। और अगर प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो 70 डिग्री पूरी देशांतर है वो कहां से गुजरता है, तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, और हमारा जैसलमेर जिला बहुत बड़ा है तो 70 69 30 से तो 30 मिनट आगे चलते तो 70 आ जाएगा। तो कहां से गुजरेगा, सीधी सी बात है जैसलमेर से तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से होके गुजरती है, ये अनुमान आप आसानी से लगा सकते हो। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोराट का पठार कहां पे है, बोराट का पठार, तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार अवस्थित है। कहां से कहां तक, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार अवस्थित है। कितनी ऊंचाई लिए हुए है बोराट का पठार, तो 1225 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उत्तर पश्चिम में, उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम में, यानी क्या इतना ऐसे आपको वैसे भी रटा हुआ है, बहुत सारे फैक्ट्स जो आपने वैसे भी रटे हुए हैं, इसमें ज़्यादा इसमें ऊंचाई वाली बात आप थोड़ा सा एड ऑन कर लो कि कई बार माइंड में स्किप हो जाती है। तो फिर से आप इसे देख लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई जो बोराट का पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी, 1225 मीटर है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है, कोपेन ने कहा BWHW, BSSW, CWG और AW। अब कोपेन साहब ने कहा लेकिन कौन से क्षेत्रों विशेष के बारे में कहा, तो देखो इसमें AW दक्षिण राजस्थान के लिए कहा है, बिल्कुल सत्य है। BWHW शुष्क मरुस्थल के कहा सत्य है। BSSW अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए कहा सत्य है। लेकिन CWG है ना, वो उत्तरी राजस्थान के नहीं पूर्वी राजस्थान के लिए कहा है। किसके लिए कहा है, पूर्वी राजस्थान के लिए कहा है। एक बार राजस्थान के मैप पे इसको इंगित करने का प्रयास करते हैं, कुछ गलती हो तो क्षमा करना। ये अपना प्यारा राजस्थान, ये प्यारा राजस्थान हो गया। ये सबसे पहले पश्चिमी भाग पूरा तरह से, तो ये शुष्क क्षेत्र, कंप्लीट शुष्क क्षेत्र जिसे हम BWHW कह सकते हैं। फिर ये अर्ध शुष्क वाला पार्ट जिसे BSHW कह सकते हैं। इसके बाद में ये जो पूर्वी पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं CWG, और इसके बाद जो साउदर्न पार्ट है इसे कहते हैं हम AW, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं, BWHW उष्ण
मरुस्थलीय जलवायु, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर, यानी ये वाला पार्ट ये कह सकते हैं। इसके बाद में अर्धशुष्क में अपना सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर का पश्चिमी नहीं पूर्वी भाग, उसके बाद बाड़मेर का थोड़ा सा पार्ट यानी पूर्वी भाग। अब CWG की बात करते हैं तो शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, इसमें सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा का कुछ पार्ट। इसके अलावा AW की बात करते हैं तो अपना चित्तौड़, बांसवाड़ा और झालावाड़ इसमें आ जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा तो होगा ही होगा ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं और ये बताना है कि ये कौन से राज्यों से संबंधित है। ठीक है, बता देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है। किसके मध्य है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के। तो इसमें मैचअप कराने का प्रयास करते तो एक के साथ दो हो गए। अब माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात के मध्य है। ठीक है। व्यास परियोजना में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, और सिद्धमुख नहर परियोजना में केवल राजस्थान है। अब एक एक योजना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। चंबल परियोजना राजस्थान राज्य और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त तो है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? आधा। कितना है? आधा, यानी आधा है राजस्थान का, आधा है मध्य प्रदेश का। माही परियोजना हमने जैसे बताया ऊपर कि ये गुजरात और राजस्थान की परियोजना है। अब आप कहोगे कि आपने चंबल वाली बात कर ली तो इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? कर लेते। इसमें जो राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है 55% और राजस्थान का हिस्सा है 45%। अब व्यास परियोजना की बात करते हो, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इस पे दो बांध बने हुए हैं। इसमें एक तो पंडोर डैम, एक पोंग डैम। अपना पानी ज्यादातर आता है पोंग डैम से। पंडोर डैम से राजस्थान को कम पानी मिलता है, लेकिन पोंग डैम से थोड़ा ज्यादा पानी मिलता है। और सिद्धमुख नहर परियोजना ये राजस्थान की जो हनुमानगढ़ और चूरू इन जिलों से संबंधित है। केवल राजस्थान इससे कनेक्ट होता है। और सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान से ही संबंधित है। और कौन कौन से जिले इससे संबंधित है? हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है। दूध तड़ाई झील कहाँ पे है? दूध तड़ाई झील बांसवाड़ा, उदयपुर, बूंदिया, राजसमंद। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो दूध तड़ाई झील है वो कहाँ पे है? वो उदयपुर में। कहाँ पे दूध तड़ाई झील? दूध तड़ाई झील उदयपुर में। अच्छा, ये कृत्रिम झील है या प्राकृतिक झील है? कृत्रिम है। कैसे कृत्रिम है? क्योंकि इसका निर्माण किया उदयपुर नगर परिषद ने। कई तो महाराणा स्थापित कर रहे थे झीलों का, लेकिन हमारी जो उदयपुर की नगर परिषद है ये भी इतनी सक्षम है कि झीलों का निर्माण कर सकती है। और 1995 में जब रूडा की स्थापना हो रही थी ना, उसी साल इन्होंने झील की भी स्थापना कर दी। कौन सी झील बनाई इन्होंने? दूध तलाई। और कहां पे? उदयपुर में। अब यहाँ पे दो गार्डन है, माणिक्यलाल वर्मा गार्डन और दूध तलाई, और एक दीनदयाल उपाध्याय गार्डन। अब ये गार्डन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप माणिक्यलाल वर्मा गार्डन में जाओगे और वहां से दूध तलाई को देखोगे ना, ओहो हो क्या लगेगी भाई साहब, है ना। तो कभी भी आप जाओ तो उदयपुर में दूध तलाई झील जरूर जाना। और दूध तलाई झील का जो शानदार दृश्य अगर आपने देखना है तो आप माणिक्यलाल वर्मा गार्डन में जो क्या कहते हैं उसे, स्मृति में सप्रेम भेंट वो बाटेकर रखी होती है ना शिला, उस पर बैठ के देखना क्या लगेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? यानी जलप्रपात दे रखे हैं और नदी का नाम दे रखा है। अब चूलिया जलप्रपात चंबल नदी से संबंधित है क्या? ये तो संबंधित है। चूलिया जलप्रपात का संबंध चंबल नदी से है। भीमताल जलप्रपात मीनाल नदी से नहीं। मीनाल से तो मीनाल झरना संबंधित है। दिर जलप्रपात काकुन नदी पे, बिल्कुल सत्य है। और भीलबेरी जलप्रपात भीलबेरी झरना से संबंधित है, तो सत्य है। अब देखो देख लेते हैं कि को सबसे पहले चूलिया जलप्रपात की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात, और ये चंबल नदी पे। कहाँ पे? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ पे। कहाँ पे? चंबल और ब्राह्मणी नदियों का संगम है ना, वहां पे भैंसरोडगढ़ बनाया हुआ है। और वहां पे एक जलप्रपात है जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं, ये चंबल नदी पे। कहाँ पे? चंबल नदी पे। भीमताल जलप्रपात ये मांगणी नदी पे अवस्थित है। और ये भीमताल कहाँ पे पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। तो भैंसरोडगढ़ तो चित्तौड़ में है भाई। चित्तौड़ कोटा कहाँ से लिखा भाई इसको, है ना। दिर जलप्रपात दिर जलप्रपात कहाँ पे है? ये काकुन नदी पे और टोटगढ़ रावड़ी में अवस्थित है। इसके अलावा मेनाल जलप्रपात, तो मेनाल नदी पे, ये बिलवड़ा चित्तौड़ की सीमा पे यानी बेगू चित्तौड़ में पड़ता है। वैसे अगर ग्राम पंचायत की बात करते हो ये बेगू में पड़ता है। इसके बाद आप भीलबेरी जलप्रपात भीलबेरी झरना इसी पे अवस्थित है। और कहाँ पे भीलबेरी? तो ये पाली में। तो प्रश्न क्या बनेगा? चूलिया जलप्रपात कहाँ पे? भैंसरोडगढ़। भीमताल मांगली नदी पे बूंदी में। दिर काको नदी टोटगढ़ रावली। मेनाल नदी बेगू चित्तौड़गढ़। और भीलबेरी झरना जो पाली में है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, यानी सबसे ज्यादा वन वाला एरिया कहां पे है? प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कहां पे है? ये है उदयपुर में। उसके बाद 2 नंबर पे आपको आना पड़ेगा अलवर में, यानी पूरी राजस्थान में आना पड़ेगा। उसके बाद में वापस आप दक्षिण राजस्थान में जाओगे प्रतापगढ़ पे। तो अगर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले एरिया की बात करें तो सबसे पहले उदयपुर, उसके बाद में अलवर, उसके बाद में ये अपना प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर, इसको ऐसे करना है UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। चौथा नंबर पर कौन सा आएगा? 12 आएगा। अगर राजस्थान में अभिलेखित वनों की बात करें तो टोटल 32,862 वर्ग किलोमीटर पर वन है। ये राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 9.60%। कितना वना, अब इसमें से वनावरण कितना है? तो 4.87% तो वनावरण है। वृक्षावरण 2.55% है। सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से? तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। ये जो अभिलेखित वन वाली रिपोर्ट आती है ना, ये ISFR से अलग आती है। जो देहरादून वन विभाग जारी, वन सर्वेक्षण का जो देहरादून जारी करता है ना, उससे अलग आंकड़े हैं। हालांकि ये उसे मैचअप कराने का प्रयास करते ही हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले UAPB मैंने हमने कहा। और सबसे न्यूनतम वन वाले जिले कहाँ हैं? तो ये उत्तरी राजस्थान में कह सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर। ठीक है, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, CHJ। ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट करना। अगले प्रश्न में चलते हैं। लेकिन UAPB तो याद रखना ही है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। कैल्सी ब्राउन मृदा, कैल्सी ब्राउन मृदा कहां पाई जाती है? कौन से जिलों में? केंद्र, देखो ये वैज्ञानिक आधार पे जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसमें एक कैल्सी ब्राउन मृदा भी होती है। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, ये कौन से जिलों में पाई जाती है? तो सबसे पहले तो मरुस्थलीय हो गया, तो ये जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। कहां पे? तो आपको ये तो एक एक और दो दो वाले जिले दे रखे हैं ना, स्पेशली इनको तो याद रखना है कि ये कौन से जिले में पाई जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो मृदाएं हैं जिनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक ही जिले से संबंधित है। जैसे साइरोजम्स मृदा है, साइरोजक्स, ये गंगानगर में, नहीं अपने जो उत्तरी राजस्थान का पार्ट है उधर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है साइरोजक्स? तो ये गंगानगर में पाई जाती है। कहाँ पे? गंगानगर में। उसके बाद रेवरीना, रेवरीना भी गंगानगर में। यानी साइरोजक्स और रेवरीना मात्र गंगानगर जिलों में पाई जाती है। अब देखो जिप्सी फेरस, जिप्सी कहाँ फेरेंगे आप? तो जिप्सी फेरने आप जाओगे बीकानेर। कहाँ पे जाओगे? बीकानेर में, क्योंकि बीकानेर में दोहरे हैं, वहां पे जिप्सी फेरो, बढ़िया धूल उड़ाओ। ठीक है, उसके बाद में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, ये जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, जो अपना मध्य दक्षिणी मध्य भाग है वहां पे ये ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब आ गया ना, देखो कैल्सी ब्राउन, ये कहाँ पे है? जैसलमेर, बीकानेर, यानी ये वाला पार्ट है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाएगी? कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर, बीकानेर में। मैंने क्या कहा? एक ही जिले में पाई जाने वाली मृदा और 2 जिलों में पाई जाने वाली मृदा को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा नवीन जलोढ़ तो पूरी राजस्थान वाले जिले हो गए। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो दक्षिण राजस्थान है वहां पे कौन सी मृदा पाई जा रही है? लाल लोमी, लाल लोमी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और नवीन भूरी बिलवाड़ा, अजमेर, बिलवाड़ा, अजमेर, तो बिलवाड़ा, अजमेर, नवीन भूरी मृदा। कौन सी? नवीन भूरी मृदा बिलवाड़ा, अजमेर में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के कौन से 4 जिलों में फैला हुआ है? यानी कौन से 4 जिले मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 200 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 199.55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह अभयारण्य। इसमें 4 वन्य जीव अभयारण्य शामिल है, 3 वन्य जीव, सॉरी, एक तो दर्रा हो गया, एक जवाहर सागर हो गया, एक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भी इसमें शामिल आता है। कौन से जिले आ गए? तो कोटा आ गया, चित्तौड़ हो गया, दक्षिण बूंदी आ गया, झालावाड़ आ गया। ये 4 जिले इसमें, यानी जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती वाले पार्ट है, चित्तौड़गढ़ का जो राउत बाटा वाला एरिया है वो इसमें शामिल है। हाड़ौती के जो प्रकृति प्रेमी शासक थे मुकुंद सिंह, उनके नाम पर इस क्षेत्र को मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। ये इस अभयारण्य फेमस होने का कारण है गागरोनी तोते, यानी जो इस अभयारण्य में गागरोनी तोते पाए जाते हैं। और इन्हीं गागरोनी तोतों को हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है या हीरामन तोता भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट इससे संबंधित जो हमने चर्चा कर ली है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में लगभग कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ में फैला हुआ 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल एरिया कवर करता है।
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कुछ मंडियां है और वो कहाँ पे अवस्थित है ये बताया गया है। तो सरसों मंडी सुमेरपुर में है क्या? बिल्कुल सत्य है। धनिया मंडी साहेला में है क्या? नहीं, धनिया मंडी तो रामगंज में है। कहाँ पे? रामगंज। और रामगंज का है रामगंज मंडी कोटा में। कहाँ पे? रामगंज मंडी कोटा में है। आंवला मंडी चोमू में है। कौन सी चोमू? ठीक है। टिंडा मंडी कहाँ पे? शाहपुरा में। ठीक है। तो सरसों मंडी सुमेरपुर में, धनिया मंडी रामगंज, रामगंज मंडी पूरी, इसका रामगंज का नाम ही रामगंज मंडी आता है ना। और ये कहाँ पे पड़ता है? कोटा में पड़ती है। और इसके बाद आंवला मंडी चोमू में है ही। और टिंडा मंडी कहाँ पे? शाहपुरा में। तो टिंडा खाना है तो खटे जाना पड़सी, तो टिंडा खाना है तो शाहपुरा जाना पड़सी। शाहपुरा का मतलब मार्केट में आपको जाना पड़ेगा और वहाँ मिलेंगे आपको टिंडे ही टिंडे। ठीक है। और सरसों मंडी सुमेरपुर, सुमेरपुर कहाँ पड़ता है? पाली में, आपको पता है। धनिया मंडी की बात कर ली, रामगंज मंडी कोटा में हो गया। आंवला मंडी चोमू की बात कर ली, टिंडा मंडी की बात कर ली। अब देखो मेहंदी मंडी कहाँ पे? तो मेहंदी किससे संबंधित जो स्थान है वो है सोजत, तो सोजत पाली में होगी। फूल मंडी, फूल मंडी है पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। मिर्च मंडी, ये याद रखना है, जो साहेला शब्द है ना, इसके किसके लिए संबंधित है? मिर्च मंडी से संबंधित है। और साहेला मंडी कहाँ पे है? ये टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। और किससे संबंधित है? मिर्ची से। ठीक है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? कौन से खानों की बात कर रहे हैं? एक तो जनकपुरा, एक सरवाड़। कौन से खनिज से संबंधित है? पन्ना, तांबड़ा, पाइराइट या बेराइट? तो इसका आंसर होगा तांबड़ा। जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं वो टोंक के अंदर अवस्थित है, और ये तांबड़ा जो खनिज है उससे संबंधित है। किससे? सरवाड़ तो अजमेर में पड़ता है, लेकिन जनकपुरा पड़ता है कहाँ पे? टोंक में। यानी जैसे मान लीजिए ये तो हो गया अजमेर, ये हो गया टोंक, तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ये जो तांबड़ा खनिज है ना, गार्नेट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये पाया जाता है। तो मोस्टली टोंक और अजमेर जिलों का पार्ट ही कवर होता है। इसके अलावा आप सीकर के अंदर महिवा और बागेश्वर, बागेश्वर धाम वो वाला नहीं, सीकर में एक जगह पड़ती है बागेश्वर, वहाँ पर भी ये तांबड़ा पाया जाता है। तो एक बार इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार है। ये अनेक रंगों में मिलता है, लाल, गुलाबी, कत्थई। यह एक पारदर्शी रत्न है, यानी इसके इधर से उधर स्पष्ट देखा जा सकता है। पारदर्शी खनिज किस में काम आते हैं? आभूषण बनाने में काम आते हैं। इसी खनिज को, तांबड़ा को, फिरोजा भी कहते हैं, रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ उत्पादित होता है? तो टोंक के अंदर जो जनकपुरा, राजमहल, कुशलपुर, गांवड़ी, कल्याणपुरा, ये जो स्थान है यहाँ पे, और अजमेर का सरवाड़ और खरवाड़ी नाम की जो स्थान है वहाँ पे तांबड़ा पाया जाता है। इसके अलावा सीकर का महवा और बागेश्वर भी में भी तांबड़ा अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिले में? खुशखेड़ा की बात करते हैं तो बिल्कुल ये अलवर जिले में अवस्थित है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, आपको पता ही है। तो ये बताना है आपको कि खुशखेड़ा में किस देश का पार्क बना हुआ है? जापानी है या कोरियन पार्क? कोरियन या जापानी? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और क्योंकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? पहली पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। देवगढ़, अमरसागर, बीथड़ी, या ये सारे? देखो ये सारी ही पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, लेकिन इनमें से पहली कौन सी है? तो पहली है अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना। अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना है कहाँ की? कौन से जिले से संबंधित है? तो ये प्रश्न बनता है। तो जो अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना है ये जैसलमेर में शुरू की गई। कहाँ पे? जैसलमेर में। कब? जैसलमेर में शुरू की गई। इसके बाद में कब शुरू की गई? 1999। डेट याद नहीं रखनी है, सन तो आपको याद रखना है 1999 में। ठीक है, जब कारगिल वॉर हो रहा था उस साल अमरसागर पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना भी की गई थी, ताकि पाकिस्तान की जो जल गई है तो थोड़ी ठंडी हवा उधर भेजें। उसके बाद में दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना वो थी देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। कौन सी? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। और ये कहाँ पे? तो ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। और इसे कब शुरू किया गया? इसे 2004 में शुरू किया गया। तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना थी बीथड़ी, और ये कहाँ पे है? तो ये है अपने फड़ौदी में। कहाँ पे? फड़ौदी में। फड़ौदी अब तो नया जिला बन गया, लेकिन मतलब जब वस्तु स्थिति के प्रश्न पूछे जाएंगे, आरएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो
ऐसा देंगे कि वस्तु स्थिति एक डेट दे देंगे, उस डेट के अनुसार, ताकि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो नए जिलों के संदर्भ में। तो जब तक नई किताबें नहीं आ जाती या फिर उन चीज़ों का आप अध्ययन डीपली नहीं करेंगे, तब तक आरपीएस से भी आपको परेशान नहीं करेगी। और तो ये कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू की नहीं बताया, लेकिन इसकी जो ये सबसे बड़ी है इनमें से 210 मेगावाट की है। पहले शुरू की गई थी जो अमर सागर वाली, तो वो मात्र 2 मेगावाट की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? तो 2011 में राजस्थान में जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम था, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, बिल्कुल सत्य है। सभी जिलों में ओवरऑल लिंगानुपात तो 1000 से कम ही था। 2011 में सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, लेकिन पाली में 1000 से अधिक था, बिल्कुल सत्य, पाली में 1003 था। इसके अलावा 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, धौलपुर को छोड़ के। अरे भाई, धौलपुर में तो सबसे बुरे हाल है, धौलपुर में 1000 से ज़्यादा कहाँ से हो जाएगा? तो ये कथन हमारा सत्य नहीं होगा। तो 1, 2, 3 कथन है वो हमारे सही प्रतीत होते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में लिंगानुपात कितना? 928। और इंडिया में कितना? 943। इसका मतलब राजस्थान का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम हो गया, बेहद कम हो गया। अब क्या राजस्थान ने लिंगानुपात में वृद्धि की, थोड़ा सा अच्छा किया पिछली बार के मुकाबले? बिल्कुल। 2007 में ये मात्र 921 था और 2011 में बढ़ के कितने हो गया? 928। इसका मतलब हमने सुधार किया। अब लिंगानुपात के हिसाब से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा? तो 21वां। कौन सा? 21वां। सबसे बढ़िया लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। और लिंगानुपात में डूंगरपुर सबसे टॉप पे है, लेकिन डूंगरपुर ने लिंगानुपात में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कैसे? क्योंकि 2001 में यहां पे लिंगानुपात 1022 था और घटा के इसने कितना कर लिया? 994। अगर ये इस लिंगानुपात को बढ़ाता, ज्यादा बेहतर करता, तब तो राज्य का लिंगानुपात और बेहतर होता, लेकिन डूंगरपुर ने अपना लिंगानुपात बढ़ाने के बजाय कम किया था। इसके बाद जो सबसे अच्छे जिलों में आता है, फिर आता है राजसमंद और फिर आएगा पाली। तो इसे डीआरपी याद करो, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, यानी जो अपने साउदर्न राजस्थान के जो जिले हैं वो अच्छे लिंगानुपात वाले जिले हैं। लेकिन जैसे जैसे ये तथाकथित एजुकेशन बढ़ रहा है, यहाँ भी लिंगानुपात कम हो रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले, तो न्यूनतम लिंगानुपात में धौलपुर है ना, यह टॉप कर रहा है। फिर पहले इधर सबसे पूर्वी जिला सबसे बुरे हालत है लिंगानुपात में, उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? जैसलमेर। यहाँ पे 852 है, धौलपुर में 846 है। फिर वापस जाओ पूर्वी तरफ, करौली 861 है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो 933 है। कितना है? 933। नगरीय 914। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, 933, फिर अपना ओवरऑल 928, फिर नगरीय कितना? 914। ठीक है, तो 933, 928, 914, 933 ग्रामीण, 928 ओवरऑल, 914 शहरी। ठीक है। अब राज्य में औसत से अधिक यानी कितने जिले ऐसे हैं जहां पे औसत यानी 928 से अधिक लिंगानुपात है? तो राजस्थान के ऐसे 18 जिले हैं। कितने? 18। और ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम है? कितने हैं? 15। कितने हैं? 15। और 15 और 28 कितने? 18 कितने हो जाते हैं? 28 नहीं से 18 समझना है, जितना लिखा हुआ ना वो। तो 18 जिले हैं जिनका औसत लिंगानुपात से अधिक है, 15 जिले जिनका कम है। तो जब वस्तुस्थिति की बात कर रहे थे तो 33 जिले थे, अभी 50 जिले हो गए हैं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली में 1003, सबसे न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में 841, सबसे अच्छा नगरी लिंगानुपात टोंक में 985 और सबसे बुरा नगरी लिंगानुपात जैसलमेर में 807। और 2001 के मध्य राजसमंद और चूरू में लिंगानुपात में कमी आई है, डूंगरपुर में तो भयंकर आई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नागौर के डेगाना में किस खनिज की खोज की गई? तो डेगाना टंगस्टन के लिए फेमस था ही, और एक और खनिज मिला है। कौन सा? जो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से कौन सा मिला है भाई साहब? ऐसा ये है लिथियम। आधुनिक सोना कह सकते हैं इसे, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज बनती है ना, वो इससे ही बनती है। और भारत अभी काफी सुर्खियों में रहा। पहले भारत का उत्तरी पार्ट सुर्खियों में रहा, फिर अपना प्यारा राजस्थान सुर्खियों में रह गया क्योंकि डेगाना में मिल गया था लिथियम। और ऐसा बताया जाता है कि जितनी चर्चा
जम्मू कश्मीर में हुई थी, क्योंकि वहाँ लिथियम के बड़े भंडार मिले थे, और डेगना में तो उससे भी बड़े भंडार मिल गए। अगर दुनिया में लिथियम के भंडारों की बात करें तो दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है प्यारा भारत। यहाँ देखो, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। जम्मू कश्मीर के खोज की तो इसमें कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन राजस्थान वाले खोज की कैलकुलेशन नहीं करिए। राजस्थान वाले खोज की कैलकुलेशन कर ले तो अलग बात है, तीसरा नंबर है ना इंडिया का, ये अलग हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें तीसरा ही मानना है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। जोधपुर के किस स्टेडियम को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा स्टेडियम है जोधपुर का? अब आप जोधपुर का नाम सुनते बरकतुल्ला खां लगाओगे नहीं, थोड़ा सा कीप थ्यावस, ठीक है ना। ये स्टेडियम है अपना अमृतलाल स्टेडियम, जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन अभी जो आरपीएल हो रही है, राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है ना, तो इसके सारे मैच कहाँ करवाए जा रहे हैं? आरपीएल का आयोजन करवाया जा रहा है बरकतुल्ला खां स्टेडियम में, और ये कहाँ पे? जोधपुर में। सारे मैच यहाँ कराए जाएंगे, शायद फाइनल एसएमएस में होगा, है ना, लेकिन बाकी सारे जो लीग स्टेजेस के मैच है वो कहाँ पे करवाए जाएंगे? बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में। ये इसे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, देखो मानसिंह स्टेडियम तो पहले से इंटरनेशनल लेवल का है, अब बरकतुल्ला खां स्टेडियम को भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाने जा रही है अपना आरसी। ठीक है, अब देखो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जोधपुर में अमृतलाल स्टेडियम में बन गया। और राजसमंद जिले का जो सरदारपुरा है वहां पे कुश्ती अकादमी बनेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही तो प्ले स्टोर पे जाओ, अभी मुलान एकेडमी एप्लीकेशन क्या इंस्टॉल करना है, बार बार बताना पड़ता है आपको। मुलान एकेडमी, ये देखो यहाँ लिखा मुलान एकेडमी, ठीक है, इसे इंस्टॉल करो। इसके बाद में वहाँ पे आपको विभिन्न कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपके काम का फिलहाल आरएस सफलता सीरीज 2023 है, जिसमें 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट। हाई क्वालिटी कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न आपने देखे ना, ये सारे प्रश्न उन टेस्ट में मिलेंगे। ये 4 नंबर के टेस्ट के प्रश्न हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो देर ना करें, अभी जाइए और अभी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और आरएस सफलता सीरीज़ में एनरोल करें। बाकी आप आरएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप समझदार हैं, आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।